हेलो डियर, मैं अंकित वागले आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वागले पर। इस वीडियो में 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट को जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सोल्व करेंगे। अब से पहले एसएससी सीजीएल 2023 में जो पेपर हुए इनकी 16 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनको आप देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो है 17वीं वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है, यदि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के किसी काम को 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया है जितना कार्य एक पुरुष करता है उतना ही कार्य दो महिलाएं करती है और उतना ही कार्य तीन लड़के करते हैं, तीन बॉयज़। ठीक है, कितने दिनों में करते हैं? 121 दिनों में। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशो हम निकालते हैं। 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 6। इनको 6 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा P/6 इक्वल टू, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, यहाँ पे क्या आएगा? M/3 यानी कि महिला/3 इक्वल टू, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा बॉयज़/2। जो पुरुष है वो एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, महिला एक दिन में 3 कार्य कर सकती है और बॉयज़ एक दिन में 2 कार्य कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास में यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन को पूरे को पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है? 2 महिलाओं के। और एक पुरुष कितने बॉयज़ के बराबर है? 3 बॉयज़ के। तो यहाँ पर कितने पुरुष हो जाएंगे टोटल? 3, 2 5 और 1 6। तो 6 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 121 दिनों में कर सकते हैं। और हमसे पूछा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। एक पुरुष एक दिन में 6 और एक महिला एक दिन में 3 और एक बॉयज़ एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। ठीक है, 6, 3 9 और 2 11। तो टोटल 11 की एफिशिएंसी से ये कार्य करेंगे। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 बार जाएगा, 11 छक्की 66। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 66 दिन में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन ए कार्य पूरा होने से 16 से ही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? देखिए, पूरे कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए 18 दिन में कर सकता है। और बी कितने दिन में कर सकता है? बी 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे और इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे। टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा? 90। ठीक है, 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 3 90। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 18 से 90 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 18 5 90। ठीक है, ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। ये हमारे पास में आ गया। उसने हमें क्वेश्चन में दिया है जो ए है वो कार्य पूरा होने से 16 से ही 2/दिन पहले काम छोड़ देता है, जबकि दोनों के दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं। अगर ए कार्य पूरा होने से 16 से ही 2/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो 16 से ही 2/3 दिन कार्य किसने किया होगा? बी ने किया होगा। हम यहाँ से निकाल लेंगे बी 16 से ही 2/3 दिन में कितना कार्य कर लेगा। 16 से ही 2/3 दिन में बी कितना कार्य कर लेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 3। तो 16 से ही 2/3 दिन में इतना कार्य कर लेगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 16 3 48 और 2 50, 50/3। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 3। तो 16 से ही 2/3 दिन में बी कितना कार्य कर लेगा? 50 कार्य कर लेगा। 50 कार्य तो इसने कर दिया, बाकी का कार्य हमारे पास में कितना बचा? इसमें से घटाएंगे, ये बच गया हमारे पास में 40। ठीक है, तो 40 कार्य किसने किया होगा? 40 कार्य इन दोनों ने किया होगा क्योंकि ये साथ में काम स्टार्ट करते हैं और 16 से ही 2/3 दिन पहले ए चला जाता है, बाकी का कार्य बी ने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में शेष कार्य आया है ये किसने किया होगा? ये ए प्लस बी ने किया होगा। बाकी का 40 कार्य कौन करेंगे? ए प्लस बी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 8। 8 की एफिशिएंसी से इन्होंने कार्य किया होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं ए ने कितने दिन कार्य किया। ए प्लस बी ने साथ में कितना कार्य किया? 40। और कितने की एफिशिएंसी से किया? 8 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में इन्होंने 40 कार्य पूरा कर दिया होगा?
8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, 5 दिन में। तो ए ने 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए, जो इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप वो कितने घंटे में टैंक को भर सकता है, 120 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप कितने घंटे में खाली कर सकता है, 54 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ से टैंक की टोटल क्षमता कितनी है वो हम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम। 120 और 54 का एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 120 को 12 × 10। अब इसको हम फर्दर तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 × 2 × 5 × 2। ठीक है, इसको 12 × 10 को मैं लिख सकता हूँ, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 2। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है, जिस संख्या की सबसे ज़्यादा पावर होती है वही हम लेते हैं। यहाँ पर 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 3 हम लेंगे। ठीक है, इंटू यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 6 में भी 1 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी, 3, तो 2 की पावर 3 हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 ही है, ज़्यादा वाली हम लेते हैं। ठीक है, इंटू यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 भी हम लेंगे। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये आ जाएगा 8 पंजे 40, ये इतना आ गया 40। ठीक है, और ये होगा 27। अगर 27 की मल्टीप्लाई 40 में करते हैं, ये कितना आएगा, 1080। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 1080। अब यहाँ से इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 120 से इसको डिवाइड करेंगे 1080 को, ये आएगा 12 9 108। तो इनलेट पाइप है, 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है, 9 पानी भर सकता है। ठीक है, आउटलेट पाइप की क्षमता हम निकालते हैं, 54 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आउटलेट पाइप है उसकी क्षमता कितनी आ गई, 20। जो आउटलेट पाइप है वो 1 घंटे में कितना खाली कर सकता है, 20 लीटर पानी खाली कर सकता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप अगर खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए, एक इनलेट पाइप की क्षमता कितनी है, 9, तो 8 इनलेट पाइप की क्षमता कितनी होगी, 8 9 72। ठीक है, माइनस ये तो खाली करने वाला टैंक है ना, ये खाली करने वाला टैंक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये खाली करेगा। ठीक है, इसमें से इसकी क्षमता घटाएंगे। एक आउटलेट पाइप की क्षमता कितनी है, 20, तो 3 आउटलेट पाइप की क्षमता कितनी होगी, 20 × 60। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 12। 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप खोलने जाते हैं तो टैंक में कितना पानी जाएगा प्रति घंटे, 12 लीटर पानी जाएगा। ठीक है, अगर प्रति घंटे 12 लीटर पानी जाएगा तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल टंकी हमारे पास में कितने की है, 1080 की, और प्रति घंटे इसमें पानी जाता है 12 लीटर। ठीक है, तो इतने टाइम में टंकी भर जाएगी। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 9 108। ठीक है, 90 घंटे में टंकी भर जाएगी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस के 3abc इक्वल टू 405 और a प्लस b प्लस c इक्वल टू 15। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और माइनस 3abc। इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, अगर आपको ये दो टर्म दे रखी है तो इस वाली टर्म में इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इस वाली टर्म की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें दी है 405 और ये दो इधर अपॉन में है तो इधर लेके जाएंगे तो ये क्या में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा।
ठीक है, अपॉन इसकी वैल्यू हमें की दी है a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें दी है 15। ठीक है, अगर ये इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में जाएगा अपॉन 15, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। ठीक है, 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 दूनी 30, ये बच गए 105 और 15 सत्ते 105, तो 27 दूनी 54। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, 54। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 कणों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। 3 घनों की भुजाएं क्या होगी। देखिए 3 घनों की भुजाओं का अनुपात हमें कितना दे रखा है, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5। ठीक है, और इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण हमें कितना दिया है, 18√3। ठीक है, घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा इंटू √3। ठीक है, भुजा इंटू √3। बड़े वाले घन की भुजा क्या होगी, बड़े वाले घन की भुजा होगी 18। ठीक है, उसकी भुजा हमारे पास में आ गई। इन छोटे वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़े वाला घन बनाया गया है, तो इनका आयतन आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इनका आयतन हम इक्वेट करेंगे। ये अनुपात हमें दे रखा है, यहाँ पर इंटू में हम x मान लेते हैं। ठीक है, इनका आयतन अगर हम निकालते हैं, घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक है, इसका आयतन निकाल लेंगे, ये आएगा 27x का क्यूब। x का क्यूब सब में आएगा तो उसको मैं बाहर ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर x का क्यूब मैं सब में से बाहर ले लेता हूँ। 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब आएगा 64। ठीक है, प्लस इस वाले का आयतन निकाल लेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 125। ठीक है, और x की क्यूब मैंने पहले ही बाहर ले लिया, इक्वल टू इन तीनों घनों का जो आयतन होगा ये बराबर होगा एक बड़े वाले घन के आयतन के। 18 का क्यूब करेंगे, 18 का क्यूब कितना आएगा, 324 इंटू 18। मैंने कैसे लिखा इसको, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और अगर इसमें 18 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये 18 का क्यूब हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, एक्स की क्यूब इक्वल टू 125 और 64, ये कितने हो गए 189, 189 प्लस 27 ये कितने हो गए 216। ये 216 इधर इंटू में है, इधर लेके जाएंगे तो अपोन में जाएगा, यानी कि 324 इंटू 18 अपॉन 216। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 18 ही कम 18 और 18 दूनी 36, 12 बार चला जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट करेंगे, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 3। हमसे क्वेश्चन में पूछा है जो छोटे 3 घन थे उनकी भुजाएं क्या है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 है तो 3x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 3x की वैल्यू क्या होगी 9, और 4x की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 4 3 12। ठीक है, और 5x की वैल्यू क्या होगी 5 3 15। तो उनकी भुजाएं क्या क्या होंगी 9 12 15। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है। देखिए राधिका के पास 2 डॉग है और 3 खरगोश है और 4 तोते हैं। ठीक है, 2 डॉग है, 3 खरगोश है और 4 तोते। हमसे क्वेश्चन में पूछा है खरगोशों की संख्या, खरगोशों की संख्या कितनी है उसके पास में 3, और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है। कुल पालतू पशुओं की संख्या कितनी है 3 2 5 और 4 9। कुल पालतू पशुओं की संख्या कितनी है 9, तो इनका अनुपात हमसे पूछा है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1:3। इनका अनुपात क्या आएगा 1:3। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में समय की 8/7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया है साधारण ब्याज पर कोई राशि समय की 8/7 गुना हो जाती है, यानी कि अगर वो राशि 7 थी 2 साल बाद वो कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, इस पर ब्याज कितना मिला, इस पर ब्याज मिला 1। ये ब्याज कितने साल में मिला है, ये ब्याज मिला है 2 साल में। 2 साल में एक ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ से निकाल लेंगे 1/2। ठीक है, इतना ब्याज उसको मिलेगा 1 साल में। 1 साल में उसको ब्याज मिला 1/2, कितने की राशि पर, राशि हमारे पास में कितनी थी 7।
तो यहाँ से रेट निकालते हैं। 1/2 ब्याज मिला 7 की राशि पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये 1/2 है, ये 7 इंटू में जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 1/14 इंटू 100। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं हमारे पास में आएगा 7 बार चला जाएगा, 14 से 98 बच गया 2/14। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1/7। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7 सही 1/7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? देखिए जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई हमें कितनी दी है? 130 मीटर, और जो सेकंड रेलगाड़ी है उसकी हमें कितनी लंबाई दी है? 120 मीटर। ठीक है, दोनों ट्रेनें जो है एक ही दिशा में जा रही है, और पहली की चाल कितनी है? पहली की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड हमारे पास में है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। एक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। रिलेटिव स्पीड होगी इनकी, ये घट जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। दूरी क्या होती है? दूरी जुड़ जाती है, चाहे समान दिशा में जा रहे हो चाहे विपरीत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो टोटल दूरी हमारे पास में कितनी होगी? इनको ऐड करेंगे 130 और 120, ये आ जाएगी 250। टोटल दूरी हमारे पास में होगी 250, और कितने के स्पीड से ये इसको कवर करेंगे? 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। ठीक है, तो इतने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 अपॉन में आएगा, उस ऊपर चला जाएगा इंटू में। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और 18 5 90। तो उनको टाइम कितना लगेगा? 90 सेकेंड। एक दूसरे को पार करने में उनको 90 सेकेंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है sin x = 3/10 है तो tan x प्लस के cot x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए sin x = हमें कितना दिया है? sin x = 3/10। ट्रायंगल के आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ABC। sin x क्या होता है? sin x होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमें कितना दिया है? 3, और कर्ण कितना दिया है? 10। अगर ये मेरे पास में 3 है और ये 10 है तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से। इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। BC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। BC की वैल्यू क्या होगी? √ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये मेरे पास में आ जाएगी 91, √ 91। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है tan x प्लस के cot x की। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन में cos x, प्लस cot x को लिख सकता हूँ cos x अपॉन में sin x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये आएगा sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x अपॉन cos x इंटू sin x इंटू sin x। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 अपॉन cos x इंटू sin x, ये मेरे पास में बचा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 1 अपॉन sin x की वैल्यू हमें कितनी दी है? 3/10, और cos x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। cos x क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास में? √ 91, और कर्ण कितना है? 10। ठीक है, ये 10 इधर अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा 100/3 इंटू √ 91। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के 3 गुने के बराबर है। उसने बोला है जो OB है और OA है, ये क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है r, और जो ये चाप की लंबाई है A से B तक की, ये कितनी दी है? उसने 3r। ठीक है, आगे उसने बोला है त्रिज्या r के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AOB का क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी कि इस वाले एरिया का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूलों का यूज़ होगा।
वर्त के चाप की लंबाई। वर्त के चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये वर्त के चाप का फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। और वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, ऐसे आप निकालते हो। इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई, तो इसके लिए हमें पहले थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, थीटा हम कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। उसने ए बी चाप की लंबाई हमें कितनी दी है? त्रिज्या की 3 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पर 3r इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2π, आर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं, आर से आर कट जाएगा, 360 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 इंटू 360 अपॉन 2π। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू मेरे पास में थीटा की आ गई। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन अपना आंसर निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे पुट करो। थीटा की वैल्यू है हमारे पास में 3 इंटू 360 अपॉन 2π। ठीक है, और अपॉन में क्या है? 360 इंटू πr² इंटू पाई। आर की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो आर को हम रखेंगे r² एज इट इज़। ठीक है, 360 से 360 कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, और 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा? 1.5 r²। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले वर्ष पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। एलिगेशन का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। और महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई? 7% की वृद्धि। ये किसकी संख्या में हुई? पुरुषों की, और ये महिलाओं की। टोटल जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 19,200। पहले कितनी थी? 18,000। तो कितनी बढ़ गई? 19,200 में से 18,000 घटाएंगे तो 1200 बढ़ गई। कितने पर बढ़ी? 1200, 18,000 पर। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे हम जो महिलाओं और पुरुषों की संख्या है वो एक वर्ष में कितने परसेंट बढ़ गई। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, एक जीरो से ये कट जाएगी। 6 से डिवाइड करते हैं, अपॉन में डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, और ऊपर डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12। ये आ जाएगा 20/3%। इतने परसेंट। तो इसको बीच में लिखेंगे 20/3। एलिगेशन का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 3 है, इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इनमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक में। ठीक है, जब यहाँ पर इनमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये तो 20% हो जाएगी, ये 3 हट जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा? 5 या 15%। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 7 या 21%। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। 20 में से 15 को घटाएंगे, ये कितना आएगा? 5, और इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा 1। तो उनका रेशो हमारे पास में कितना आ गया? 1:5। जो पुरुष है वो कितने हैं? 1 रेशो के हिसाब से, और जो महिला है वो कितनी है? 5। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 में बेची। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? देखिए, उसने बोला है 20% के लाभ पर एक हेडफोन उसने कितने की बेची? 5520 रुपये की बेची। 20% की अगर लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं कितनी होती है? 6/5। उसका जो सीपी है वो 5 रहा होगा, और जो एसपी है वो 6 रहा होगा। ठीक है, ये एसपी की वैल्यू मेरे पास में है और ये सीपी की वैल्यू मेरे पास में है। ठीक है, और उसने बेचा कितने में है? 5520 रुपये में 20% का लाभ लेकर। यहाँ पे कितने में बेचा है? 6 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू है 5520 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से उसका सीपी निकालते हैं 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी? 5520/6 × 5। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 नम 54 और 6 दूनी 12, 920। 920 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 45 और 1 40, यानी कि 4600 रुपये। जो उसका सीपी था वो कितना था? 4600 रुपये। और आगे उसने बोला है अगर 4370 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए,
₹4600 की वस्तु है, अगर 4370 में बेचेगा तो उसको तो हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी? 4600 में से 4370 घटाते हैं, ये कितना आएगा? ये आएगा 230। ठीक है, तो उसको हानि कितने की हो गई? 230 की। 230 रुपये की हानि हो गई, कितने पर हुई है? उसके सीपी पर, यानी कि 4600 रुपये पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100, कितने परसेंट उसको हानि हुई है? 00 से 00 कट जाएगी और 23 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 दूनी 40, यहाँ पे 10 बचा, 2 से इसको डिवाइड करो तो 5 10, तो 5% की हानि हो गई उसको। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शुरू में समूह में कितने लोग थे? यानी कि स्टार्टिंग में समूह में कितने लोग थे, आपसे पूछा है। देखिए, हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में समूह में कितने लोग थे? x लोग थे, और उनकी औसत आयु हमें कितनी दी है? 27। तो इनका योग यहाँ से हमारे पास में आएगा x इंटू 27। इनका योग हमारे पास में आ गया। आगे उसने बोला है 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं। 4 नए मित्र समूह में आ गए और एक की एवरेज कितनी है? 25। तो इन लोगों ने एवरेज कितनी बढ़ा दी होगी? 25 चौका 100। एक की जो आयु है वो कितनी है? 25। तो 4 की आयु कितनी होगी? 100। ठीक है, और आगे उसने बोला है तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। ये जो पूरा समूह है इसकी औसत आयु कितनी होगी? ये इक्वल टू हमें दे रखा है 26 वर्ष हो गई। पहले समूह में हमने माने थे x लोग थे, अब कितने लोग हो गए? x प्लस के 4, और इनकी औसत आयु हमें कितनी दी है? 26। इनका योग हमारे पास में आ गया। इनका योग और इनका योग आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। x इंटू 27, 26 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ये आएगा 26x, इसको इधर लेके आएंगे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 26x। ठीक है, ये इधर प्लस का है सो इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। 26 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे ये कितना आएगा? 104 और माइनस 100। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 4। 104 में से 100 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, 27x में से 26x जाएंगे x। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो स्टार्टिंग में समूह में 4 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए, 484 के उन भाजकों का योग आपको बताना है जो पूर्ण वर्ग है। 484 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 22 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2। 484 को मैं तोड़ सकता हूँ 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। उसने किन भाजकों का योग पूछा है? उसने पूछा है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर तो होना ही चाहिए। यहाँ पर कितने का स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। हमें स्क्वायर वाली टर्म लेनी है। ठीक है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 प्लस के 1। ठीक है, ये उनके पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या हमारे पास में आ जाएगी। 121 और 1 कितना होता है? 122 इंटू 5। 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 कम 5 और 1 6, तो 610। 610 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से कौन सी संख्या डिवाइड है ये आपको बतानी है। देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? संख्या के अल्टरनेट अंकों को जोड़ने पर उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 4। और 3 में से अगर 9 घटाते हैं कितना आता है? -6। और 0 में से 6 घटाएंगे तो -6। -6 और -6 कितने हो गए? 12। और 12 में से 4 घटाएंगे, क्या 11 का मल्टीपल आता है क्या? या 11 आता है? नहीं आता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं। 2 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? -1। 6 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? -3। और 0 में से 5 घटाएंगे ये बचेगा -5। ठीक है, -5 और -3 कितने हो गए? -8 और -1 -10, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 3। 7 में से 1 घटाएंगे ये कितना आएगा? 6। और 0 में से 9 घटाएंगे ये आएगा -9। ठीक है, तो +9 और -9
तो इनका योग 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 9 में से 5 घटाएंगे ये 4, 7 में से 2 घटाएंगे ये 5, और 0 में से 1 घटाएंगे -1। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है सेक स्क्वायर 90 माइनस के थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इंटू साइन स्क्वायर 35 प्लस के साइन स्क्वायर 55, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। सेक 90 माइनस के थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस के थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन, ये मेरे पास में क्या है 2 इंटू साइन स्क्वायर 35। अगर साइन स्क्वायर 35 है, इसको मैं कोस में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको मैं रखूँगा साइन स्क्वायर 90 माइनस के 55 और प्लस में हमारे पास में है साइन स्क्वायर 55। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अपॉन में है 2 इंटू, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस के थीटा क्या होता है? 90 पर साइन चेंज हो जाता है कोस में, यानी कि ये आएगा कोस स्क्वायर 55 और प्लस हमारे पास में है साइन स्क्वायर 55। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? 1/2। ठीक है, यानी कि 0.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है C1 और C2 दो सकेंद्रित वृत्त, यानी कि उनका केंद्र एक ही है, इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दो सकेंद्रित वृत्त बना लेते हैं। देखिए इन दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है, मान लो ये O है, और उसने क्वेश्चन में बोला है जो C2 है, C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है, यानी कि जो अंदरले वाला वृत्त है इसको बोल लेंगे C2 और जो बाहर वाला वृत्त है इसको बोल लेंगे C1। ठीक है, आगे उसने बोला है AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। जो C1 है इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। देख लेते हैं कहाँ पर है। जो C2 को P पर स्पर्श करती है, C2 को स्पर्श करती है। देखो मान लो ये जीवा ये है, ये जीवा है A और P। ठीक है, ये C2 वृत्त को स्पर्श करती है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। आगे उसने बोला है AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। AP यानी कि इस वाली भुजा की लंबाई हमें बतानी है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि अगर O पॉइंट को P से मिलाया जाता है, ये इस पर क्या होगा? ये इस पर लंब होगा, और अगर ये इस पर लंब है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि AP बराबर होगा PB के, और AB की लेंथ हमें कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी 12 है तो ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और T वृत्त पर एक बिंदु है। यदि PT इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PO इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वृत्त है, इस P पॉइंट से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को किस पर मिलती है? T पर मिलती है। ठीक है, ये P पॉइंट है। उसने बोला है जो PT है ये वाली भुजा ये 12 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र क्या है? O। OP की लंबाई उसने हमें दी है, PO की लंबाई उसने हमें कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर O को T से मिलाया जाता है तो ये क्या होगी? ये इस पर लंब होगी, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, आपका एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, 5, 12 और 13। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, और OT की वैल्यू ये हमसे पूछी है वृत्त की त्रिज्या, ये क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग 784 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया है A + B
का स्क्वायर इक्वल टू 784। 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू आएगा 28। ठीक है, इन संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया है? 192। a इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 192। देखिए, अगर आपको संख्याएं निकालनी है, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई 192 हो और जिनका योग 28 हो। ठीक है, तो 192 को हम तोड़ते हैं। देखो कैसे तोड़ सकते हैं? 48 गुना 4, 48 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 192। ये संख्या हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें योग कितना चाहिए? 28। इसमें से 2 निकाल लो या फिर इसमें से 4 निकाल लो और 4 इसको दे दो। जब इसमें से 4 निकाल लेंगे और 4 इसको देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 12 और इधर हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई? 16 और 12 कितने होते हैं? 28। इन संख्याओं का योग कितना है? 28 और इनकी मल्टीप्लाई कितनी है? 192। तो संख्या मेरे पास में आ गई 12 अब 16। दी गई उन संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। इनका वर्ग निकालते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। इनका अंतर हमसे पूछा है। 256 में से 144 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1 और 1, 112। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है। इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाना चाहिए। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखिए, फ्रॉक का अंकित मूल्य कितना है? 4500 रुपये और उसने उसे बेचा कितने में है? 2400 रुपये में। फ्रॉक का अंकित मूल्य हमें कितना दिया है? 4500 रुपये। ठीक है, ये MP हमारे पास में है और बेचा उसने उसे कितने में है? 2400 रुपये में। छूट देकर उसने उसे 2400 रुपये में बेचा है। एक छूट उसने दी है 20% की। 20% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5। अगर उसका अंकित मूल्य 5 रुपये था, उसने 1 की छूट देकर 4 में बेच दिया। यहाँ पर उसने वस्तु को कितने में बेचा है? 4500 रुपये पर उसने कुछ छूट दी है और इसको छूट देने के बाद 2400 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, यानी कि छूट देने के बाद की वैल्यू हमारे पास में है। ये जो उसने 20% की छूट दी है, अगर इसको हम ना दें 20% की छूट को, तो पहले वाली छूट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 5/4 की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में दूसरी छूट आ जाएगी। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छक्की 24 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 45। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगी। 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 2/3। अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य 3 रुपये था तो उसने बेचा कितने में? उसने 2 रुपये में बेचा, एक छूट देकर। ठीक है, क्योंकि एक छूट को तो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ये छूट हमने नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पर छूट कितने की दे दी उसने? 1 की छूट दे दी, कितने पर? 3 पर। 1 की छूट दे दी 3 पर, तो कितना आया परसेंटेज में? 33 से 1/3%, इतने परसेंट की। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है व्यंजक L² माइनस के M² अपॉन 1 प्लस के M² का मान ज्ञात कीजिए जब 1 प्लस के M नॉट इक्वल टू 0। हमें दिया है L² माइनस के M² अपॉन 1 प्लस के M², 1 प्लस के M का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में। L माइनस M इंटू L प्लस के M अपॉन में क्या है? L प्लस के M का होल स्क्वायर। ठीक है, ये L प्लस के M का होल स्क्वायर है और यहाँ पर ऊपर L प्लस के M है, इससे एक पावर कट जाएगी। तो मेरे पास में क्या आएगा? L माइनस के M अपॉन L प्लस के M। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन हमने सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।